अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लॉजिकल फिजियोलॉजी लेक्चर 4। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्डिक आउटपुट के बारे में। कार्डिक आउटपुट को जानने से पहले आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज़ कार्डिक आउटपुट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी आप लोगों की कार्डिक मसल्स की इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद ब खुद ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड है एंडास्टोलिक वॉल्यूम। एंडास्टोलिक वॉल्यूम क्या है? एंडास्टोलिक वॉल्यूम जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि एंड ऑफ डायस्टोल, एंड ऑफ रिलैक्सेशन, जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड आप लोगों के वेंट्रिकल में आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एंडास्टोलिक वॉल्यूम। एट द एंड ऑफ रिलैक्सेशन वेंट्रिकल्स में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड आ जाता है वो अमाउंट ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? एंडास्टोलिक वॉल्यूम। वो 140 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, वेरिएट करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है। अब एंडास्टोलिक वॉल्यूम एट द एंड ऑफ रिलैक्सेशन, जो अमाउंट ऑफ ब्लड आप लोग के वेंट्रिकल में आता है उसे हम क्या कहते हैं? एंडास्टोलिक वॉल्यूम। वो एंडास्टोलिक वॉल्यूम जो लोड, जो प्रेशर आप लोगों के मसल्स पे या वेंट्रिकल्स पे डालता है, उस लोड को हम क्या कहते हैं? प्री लोड। उसे हम क्या कहते हैं? प्री लोड। आफ्टर लोड क्या है? आफ्टर लोड, अब एंडास्टोलिक वॉल्यूम आ गया आप लोग के वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ रिलैक्सेशन पूरा का पूरा फिल हो गया। वो फिल जब होता है तो वो वाला अमाउंट ऑफ ब्लड जो प्रेशर वेंट्रिकल्स पे डालता है या लोड डालता है उसे क्या कहते हैं? प्री लोड। अब ये सारा का सारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है, एट द एंड ऑफ रिलैक्सेशन हो गया। अब आपके वेंट्रिकल्स ने क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब इसने ये सारा का सारा ब्लड पंप करना है वेसल्स में। अब जिस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ये सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल पंप करेगा, उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आफ्टर लोड। अब फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन का एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी वो क्या है? वो नैरो है, वो तंग है। ठीक है। तो आप लोगों के वेंट्रिकल्स को ब्लड पुश करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इट्स मीन के रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आफ्टर लोड क्या है? ज्यादा है। आफ्टर लोड को हम अगर सेकंड डिफाइन करेंगे तो वेसल्स की रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल वेसल्स रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? आफ्टर लोड। अब अगर किसी पर्सन के वेसल्स जो है वो क्या है? वो डायलेट है, वो खुले हैं। ठीक है। तो आप लोग के वेंट्रिकल को ये सारा का सारा एंडास्टोलिक वॉल्यूम पुश करने के लिए कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। इजीली वो सारा का सारा लो प्रेशर के साथ सारा का सारा ब्लड क्या कर लेगा? पुश कर लेगा। तो आफ्टर लोड क्या होगा? कम होगा उस पर्सन में। तो आफ्टर लोड क्या है कि जिस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आप लोग के वेंट्रिकल्स जो है वो एंडास्टोलिक वॉल्यूम को पुश करता है, उस हम क्या कहते हैं? आफ्टर लोड। ये देखिए यहाँ पे प्री लोड। प्री लोड क्या है कि जब आप लोगों का एंड ऑफ रिलैक्सेशन में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है, वो जो लोड आप लोग के वेंट्रिकल पे डालता है उसे हम क्या कहते हैं? प्री लोड। अब वो सारा का सारा ब्लड जब वेंट्रिकल से निकलता है, पुश होता है, तो जिस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उसने पुश करना होता है उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? आफ्टर लोड। और वो वेसल्स पे डिपेंड करता है। एक और है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि अब आप लोग के वेंट्रिकल ने जितना ब्लड पुश करना था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जितना पुश करना था आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन, जितना पुश हो गया आप लोग के वेंट्रिकल से, जितना इसने पुश करना था ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, वो सारा का सारा पुश कर लिया और एओर्टा के थ्रू या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वेंट्रिकल से बाहर चला गया। अब आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन, जब एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, टोटल का टोटल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और जितना अमाउंट ऑफ ब्लड इसने पंप करना होता है वो पंप कर ले, उसके बावजूद सम अमाउंट ऑफ ब्लड जो आप लोग के वेंट्रिकल में रह जाता है, उस अमाउंट ऑफ ब्लड को हम क्या कहते हैं? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है। अब आते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम पे। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है कि एक सिंगल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल पंप करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग इसके मैथमेटिकल इक्वेशंस को देखें ना, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? एंडास्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंडास्टोलिक वॉल्यूम क्या है? एट द एंड ऑफ रिलैक्सेशन जो ब्लड मौजूद था आप लोगों के वेंट्रिकल्स में उसे हम क्या कहते हैं? एंडास्टोलिक वॉल्यूम। तो आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन
आफ्टर द कंट्रैक्शन जो ब्लड रह जाते हैं आप लोग के वेंट्रिकल में वो क्या है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इट्स मीन कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो पहले से ही मौजूद था वेंट्रिकल में, उसमें से जो पंप हो गया उसे नहीं, जो रह जाते हैं आप लोगों के वेंट्रिकल में उसे माइनस कर लेंगे पहले वाले से, तो हमें पता चल जाएगा कि इस वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखें, फॉर एग्जांपल किसी का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है कितना, 120 ml। अब उसका जो रह जाता है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वो कितना है, 50। तो जब हम 120 से 50 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड इस बीट के दौरान एजेक्ट हुआ है, तो वो है 70 ml। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे है कि किसी पर्सन का क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 है, लेकिन एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो रह जाता है वो 60 ml है, तो इसका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा, 60 ml। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक और सिनेरियो टाइप क्वेश्चन है कि अगर किसी पर्सन का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 140 ml है और उसका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 70 ml है, तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इसका कितना है, 140 ml, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इसका कितना है, 140 ml, और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 70 ml। तो हम जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि इस कॉन्ट्रैक्शन में इसने कितना ब्लड जो है वो पंप किया है, तो वो है 70 ml पर बीट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम के बाद एक और कॉन्सेप्ट डिराइव होता है, वो है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन सिंपली स्ट्रोक वॉल्यूम ही है, लेकिन इसकी डिफिनीशंस चेंज है। इसे हम इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन को, क्योंकि इजेक्शन फ्रैक्शन जो है ये हमें बताता है कि कौन सा हार्ट जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, किसकी कॉन्ट्रैक्शन मजबूत है, किसकी कॉन्ट्रैक्शन वो वीक है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि इजेक्शन फ्रैक्शन जिसका अच्छा होगा, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो कैपेसिटी है, उसकी जो एफिशिएंसी है उसके मसल्स की वो अच्छी है। ठीक है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो ये परसेंटेज होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का, कि जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से जितना ब्लड पंप होता है, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम, उसका जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन। सिंपली स्ट्रोक वॉल्यूम का परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन। तो सिंपली स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, वो है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है कि जितना ब्लड आप लोगों के एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से पुश हो गया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से जितना ब्लड पुश हो गया उसका परसेंटेज निकालना है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है, वो है टोटल जितना भी है 140 ml 150 ml जितना भी है, तो उसमें से पुश कितना हो गया, वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमें निकालना आता है कि हम कैसे निकालेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो उससे जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एजेक्शन फ्रैक्शन। एजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल होता है 60 to 65%। ये एफिशिएंट होता है, नॉर्मल बंदे का होता है। यहाँ पे एक सिनेरियो वाइज क्वेश्चन है कि अगर किसी पर्सन का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 140 ml है और उसका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 70 ml है, तो उसका इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होगा। अब आप लोगों ने इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे कहते हैं, परसेंटेज ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से जितना पुश होता है एक साइकिल में, तो उसका परसेंटेज निकाले तो उसे हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम ये पहले ये देखेंगे कि कितना पुश हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। 140 से हम 70 ml माइनस करेंगे तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से पुश हुआ है, तो उसका हम जब परसेंटेज निकालेंगे तो जितना एजेक्ट हुआ है वो ब्लड और जितने में से इजेक्ट हुआ है टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पे डिवाइड करेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास परसेंटेज निकल आएगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड कितना था वेंट्रिकल में पहले से, 140 ml। तो उसे जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पर्सन का एजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, 50%। एजेक्शन फ्रैक्शन क्यों जरूरी है, ये किस चीज को डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है कि आप लोगों का जो हार्ट है वो कितना एफिशिएंट है, कितना। अब पहले वाले पर्सन का कितना था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 65 to 68% था, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 50%। इट्स मीन कि इसकी जो पुशिंग कैपेसिटी है वो क्या है, कम है, वो ठीक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है, अगर एजेक्शन फ्रैक्शन 30% पे आ जाए तो इट्स मीन के वो कॉन्ट्रैक्शन पुशिंग कैपेसिटी ऑफ वेंट्रिकल की क्या हो गई है, कम हो गई है, और इसका जो हार्ट है वो वीक हो गया है।
ये एक और एग्जांपल है एग्जेक्शन फ्रैक्शन की है, आप लोग खुद से देख ले, फिर अब मैंने आप लोगों को जो नोट्स है वो प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं कार्डिक आउटपुट पे। अगर आप लोगों को स्ट्रोक वॉल्यूम आते हैं, इंडायस्टोलिक वॉल्यूम, ये सब चीज़ें आती हैं, तो आप लोगों को कार्डिक आउटपुट को समझने में काफ़ी आसानी होगी। कार्डिक आउटपुट क्या है? कार्डिक आउटपुट ये है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था कि एक बीट में जितना ब्लड पुश होता है वेंट्रिकल से। कार्डिक आउटपुट क्या है? कार्डिक आउटपुट है कि एक मिनट में आप लोग के वेंट्रिकल्स या हार्ट जितना ब्लड पुश करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कार्डिक आउटपुट। एक मिनट में जितना ब्लड आप लोग के वेंट्रिकल से पुश होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्डिक आउटपुट। इसकी इक्वेशन है कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। अब इस इक्वेशन को समझने के लिए एक आसान एग्जांपल मैं देता हूं कि फॉर एग्जांपल एक मजदूर है। एक मजदूर क्या करता है? एक मजदूर एक साइकिल में ईंटें लेके जाता है, एक चक्कर में लाता है 10 ईंटें, ठीक है। एक चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह 10 ईंटें लाता है। अब मैं चाहता हूं कि एक मिनट में ये कितने ईंटें यहाँ पे लाएगा, तो मैं क्या करूंगा कि एक चक्कर में ये कितने ईंटें लाता है? 10। अब ये एक मिनट में कितने चक्कर लगाता है? फॉर एग्जांपल 10 चक्कर लगाता है, तो मैं 10 ईंटों को मल्टीप्लाई करूंगा कि एक मिनट में ये 10 चक्कर लगाता है, तो 10 चक्कर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि ये एक मिनट में कितने ईंटें यहाँ पे लाता है। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100, तो मुझे पता चल जाएगा कि एक मिनट में ये 100 ईंटें लाता है। तो इसी तरह कार्डिक आउटपुट भी है। कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि एक साइकिल में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होता है, ठीक है। अब एक साइकिल में 70 ml 100 ml जितना भी पंप होता है, तो एक मिनट में कितने साइकिल होते हैं? 72। एक मिनट में कितने साइकिल होते हैं? 72 कार्डिक साइकिल। 72 बार आप लोग का हार्ट धड़कता है, नॉर्मल हार्ट रेट है एवरेज, ठीक है। तो एक साइकिल में है 70 ml या 40 ml या 50 ml जितना भी है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 70 या 100 जिसका भी हार्ट रेट जितना है, तो उसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस पर्सन का कार्डिक आउटपुट पता चल जाएगा कि इसका कार्डिक आउटपुट एक मिनट में कितना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि किसी पर्सन का एवरेज हार्ट रेट है वो 70 बीट्स पर मिनट है, ठीक है। उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 to 80 बीट्स। तो कार्डिक आउटपुट क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। इसका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 to 80। तो 70 to 80 मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये हमारे पास आता है 5000 ml to 6000 ml पर मिनट। और ये नॉर्मल बंदे का कार्डिक आउटपुट एक मिनट में 5 से 6 लीटर होता है, या 5000 से 6000 ml पर मिनट होता है, ठीक है। अब कुछ फैक्टर होते हैं जो कि आप लोग के कार्डिक आउटपुट को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्डिक आउटपुट मेनली डिपेंड करता है आप लोग के हार्ट रेट प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम पे। अब अगर किसी का हार्ट रेट कम है, किसी की साइकिल कम है, तो इट्स मीन के वो 400 हार्ट रेट 40 हार्ट रेट जो है वो एक मिनट में करता है। किसी बंदे का 70 80 90 हार्ट रेट है, तो जो जितने चक्कर ज्यादा लगाएगा उतना ही ज्यादा ब्लड पंप होगा, और जो जितने कम साइकिल लगाएगा तो उसके हार्ट रेट जो है वो कम है और वो कम पुश करेगा। तो कार्डिक आउटपुट हार्ट रेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकली। लेकिन अगर कोई डिजीज ऐसी आ जाए जिसमें हार्ट रेट 200 300 400 से ज्यादा हो जाए, तो उस वक्त कंट्रैक्शन खत्म हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाती है? सिर्फ वो हार्ट आप लोगों का क्या होता है? वाइब्रेट करता है, ब्लड पंप नहीं करता, सिर्फ वाइब्रेट करता है। तो उस वक्त आप लोग का कार्डिक आउटपुट क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर 60 to 100 बीट्स के बीच है, या 60 से कम होता है और 70 से ज्यादा होता है, तो आप लोग का कार्डिक आउटपुट कम होगा हार्ट रेट के कम होने से, और 70 से ज्यादा होता है तो आप लोग का कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह स्ट्रोक वॉल्यूम है। किसी बंदे का जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो एक बीट में 70 ml है, दूसरे बंदे का 100 ml है, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा ब्लड पंप करेगा तो एक मिनट में भी उसका जो कार्डिक आउटपुट है वो ज्यादा होगा, और जो जिसका स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो उसका कार्डिक आउटपुट भी कम होगा। अब स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड करता है मेनली प्रीलोड पे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे, और आफ्टर लोड पे या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। ये आफ्टर लोड है, ठीक है। अब किसी बंदे की हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है? वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब उसमें 100 ml ब्लड आता है लेकिन वो स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसमें से 90 ml वो पुश करता है। अब किसी की कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है? वीक है, वो 100 ml ब्लड आता है लेकिन उसमें की कॉन्ट्रैक्टिलिटी वीक होने की वजह से वो 40 ml ब्लड पुश करता है। तो जितना पुश कर ज्यादा पुश करेगा तो उसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा।
जितना कम पुश करेगा, कम कॉन्ट्रैक्ट होगा, वीक कॉन्ट्रैक्ट होगा, उतनी का स्ट्रोक वॉल्यूम आप लोग की कम होगी। तो अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी वीक है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा, अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी अच्छा होगा उस बंदे का। इसी तरह आफ्टर लोड अगर किसी बंदे का ज्यादा है, वेसल्स नैरो है तो आप लोग के वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा ही नहीं, बहुत कम जाएगा, तो आप लोग का स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अगर आफ्टर लोड कम है, वेसल्स डायलेट है, तो जितना फॉर एग्जाम्पल 100 ml ब्लड आता है तो 100 का 100 ही सारा का सारा वेंट्रिकल से पुश हो जाएगा, तो आप लोगों के जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो क्या होगा, अच्छा होगा। तरह प्रीलोड मीन के आप लोगों के वेंट्रिकल्स में जितना ब्लड आता है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, ठीक है, तो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन अगर आप लोगों का प्रीलोड ज्यादा है, बहुत ज्यादा ब्लड आता है, किसी बंदे का 150 ml आया है तो इसका मतलब प्रीलोड ज्यादा हो गया, किसी बंदे का 100 ml आया, इस मीन के प्रीलोड कम हो गया, तो जितना ज्यादा ब्लड आएगा आप लोग के वेंट्रिकल्स में उतना ही ज्यादा पुश होगा वेंट्रिकल से, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्रीलोड डिपेंड करता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जितना ज्यादा आएगा उतना ही प्रीलोड ज्यादा होगा, जितना प्रीलोड ज्यादा होगा उतना पुश ज्यादा होगा, उतना ही स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, उतना ही कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अगेन खुद दो चीजों पे डिपेंड करता है, वीनस रिटर्न पे और फिलिंग टाइम पे। अब जितना वीनस रिटर्न ज्यादा होगा, वेन्स के जरिए, वेना केवास के जरिए बॉडी से ज्यादा ब्लड आता है हार्ट को, तो उतना ही ज्यादा वेंट्रिकल्स को भी आएगा, जब उतना ही ज्यादा वेंट्रिकल को आएगा तो एंडास्टोलिक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, एंडास्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्रीलोड ज्यादा होगा तो पुश ज्यादा होगा, तो पुश जब ज्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह फिलिंग टाइम, अगर किसी के वेंट्रिकल का फिलिंग टाइम कम है, वो सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए रिलैक्स होता है, तो कम ब्लड रिसीव होगा ना वेंट्रिकल में, कम ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, तो वो ज्यादा से ज्यादा फिल नहीं होगा ठीक तरीके से। अब किसी का नॉर्मल टाइम है 0.3 सेकंड, 0.5 सेकंड है, 0.5 सेकंड बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू 0.1 सेकंड, तो वो ठीक तरीके से फिल भी होगा, एंडास्टोलिक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, ठीक तरीके से एंडास्टोलिक वॉल्यूम आएगा, ठीक तरीके से प्रीलोड होगा, तो पुश भी अच्छा होगा और कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा होगा। और वीनस रिटर्न डिपेंड करते हैं ब्लड वॉल्यूम पे, जितना ब्लड वॉल्यूम आप लोग की बॉडी में है ज्यादा, अब किसी का ब्लड वॉल्यूम है ही नहीं, किसी से हेमरेज हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है सारा का सारा, अब किसी के बॉडी में ब्लड ही नहीं है, तो वीनस रिटर्न वेन्स के जरिए ब्लड आएगा कहाँ से। तो ब्लड वॉल्यूम अगर ठीक है, ज्यादा है, किसी का 5 लीटर है, किसी का 6 लीटर है, किसी का 10 लीटर है, तो जितना ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना ही वीनस रिटर्न भी ज्यादा होगा, जितना वीनस रिटर्न ज्यादा होगा उतना एंडास्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, जितना एंडास्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना प्रीलोड ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये मेनली डिपेंड करती है, अफेक्ट करती है आप लोग के कार्डिक आउटपुट को। अगर इनमें से कोई भी चीज जो है वो खराब हो जाती है, कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से आप लोगों का कार्डिक आउटपुट कम या ज्यादा हो सकता है। अब यहाँ पे एक और टर्म है मिनट वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट सेम ही है, लेकिन सिर्फ नाम चेंज किए हुए हैं इन लोगों ने। मिनट वॉल्यूम क्या है कि जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल से 1 मिनट में पंप होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिनट वॉल्यूम। अगेन फॉर्मूला सेम है कि मिनट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ब्लड आ जाएगा कि किसी भी पर्सन के वेंट्रिकल्स जो है या ब्लड हार्ट जो है वो कितने ml ब्लड या कितने लीटर ब्लड जो है वो पंप करता है 1 मिनट में। अब कुछ वेरिएशंस होती है, जो कुछ वेरिएशन है जो कि आप लोगों के कार्डिक आउटपुट को अफेक्ट करती है। कुछ फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस होती है जिसकी वजह से आप लोगों का कार्डिक आउटपुट कम या ज़्यादा हो सकता है। कुछ पैथोलॉजिकल वेरिएशंस होती है जो कि आप लोगों के कार्डिक आउटपुट को कम या ज़्यादा कर सकता है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में आता है सेक्स, फॉर एग्जांपल मेल में ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। आप लोगों को लॉजिक पता ही होगा, मैंने बताया है कई बार। इसी तरह एज, ओल्ड एज में कम होता है, एडल्ट में ज़्यादा होता है, आप लोग को कॉमन कंसेप्ट है, पता होगा। बॉडी बिल्ड, कोई बॉडी बिल्डर है, उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग है तो उसमें कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। अब कोई बंदा जो है वीक है, किसी मतलब उसकी वेट ही नहीं है, 40 kg का बंदा है तो उसमें कम होगा, उसका बॉडी ही बिल्ड नहीं है तो उसको ज़रूरत ही नहीं है ब्लड की, तो उसका कार्डिक आउटपुट एज कम्पेयर टू बिल्डअप बॉडी बिल्डर के कम होगा कार्डिक आउटपुट। वेरिएशन क्या होती है कि रूटीन के हिसाब से, दिन के हिसाब से, सुबह शाम के हिसाब से आप लोग के हार्ट कार्डिक आउटपुट पे क्या है। आप सुबह सवेरे उठते हैं, आप लोग वॉक पे जाते हैं, ठीक है,
सुबह सवेरे ताज़ा हवा होती है, तो ताज़ा हवा में ताज़ा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है, तो आप लोग जब सांस लेते हैं तो उसको ताज़ा ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए आप लोगों का कार्डिक आउटपुट भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो आप लोग की बॉडी को प्रोवाइड कर सके। और इसी तरह अब जब शाम हो जाती है, आप लोग खाना खा लेते हैं, सो जाते हैं, तो आप लोग की जो सारी एक्टिविटी है वो डाउन हो जाती है, तो आप लोग का कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाता है। इसी तरह एनवायरमेंटल टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं तो आप लोग के कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो आप लोग का कार्डिक आउटपुट कम होता है। इसी तरह इमोशनल कंडीशन, जब बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं आप लोग, गुस्सा हो जाते हैं, तो आप लोग का कार्डिक आउटपुट भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और जब इमोशनल नहीं होते, रिलैक्स होते हैं, तो आप लोग का कार्डिक आउटपुट भी कम होता है। आफ्टर मील जब खाना खा लेते हैं तो आप लोग का कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है, जब आप लोग खाना नहीं खाते तो आप लोग का कार्डिक आउटपुट कम होता है। इसी तरह एक्सरसाइज के दौरान कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है, और नॉर्मल कंडीशन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में कार्डिक आउटपुट कम होता है। जितने आप लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आप लोग का कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो आप लोग का हार्ट रेट, जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग का कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। पोस्चर, अब किसी बंदे के पैर आप लोग उठा लेते हैं तो आप लोग की वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों का कार्डिक आउटपुट कम ज़्यादा हो जाता है। प्रेगनेंसी समहाउ कभी इन्वर्सली प्रोपोर्ट करता है, कभी डायरेक्टली प्रोपोर्ट करता है। जब वो प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है तो आप लोग की डुअल सप्लाई हो जाती है, तो आप लोग का कार्डिक आउटपुट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब वो लास्ट ट्राइमेस्टर्स में पहुंच जाता है तो मोस्टली प्रेग्नेंट लेडी जो है वो हाइपरटेंसिव का शिकार हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि ग्रेविड यूट्रस, वो आप लोग के यूट्रस में बच्चे की ग्रोथ हो जाती है, फीटस की ग्रोथ हो जाती है, तो वो बड़ा हो जाता है, तो वो प्रेशर डालते हैं आप लोग के एओर्टा में प्लस पोस्टीरियर वेना केवास में। तो वेना केवास पे जब प्रेशर डालता है तो आप लोग के जो ब्लड है वो ठीक तरीके से रिटर्न नहीं होता हार्ट को, जब वो रिटर्न नहीं होता तो आप लोगों का कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। इसी तरह स्लीप में आप लोगों का कार्डिक आउटपुट क्या होता है, कम होता है। पैथोलॉजिकल कुछ वेरिएशंस होती है जो कि आप लोग के कार्डिक आउटपुट को क्या करती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। फर्स्ट पैथोलॉजिकल कंडीशन जो कि इंक्रीज करती है आप लोग के कार्डिक आउटपुट को, वो है फीवर। फीवर में आप लोग का कार्डिक आउटपुट क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि फीवर में आप लोग का ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। जब ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे ब्लड तेज़ी से जाता है, तो आप लोग के हार्ट का काम इंक्रीज हो जाता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। एनीमिया में आप लोग के ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, ठीक तरीके से आप लोग के जो हेमोग्लोबिन है वो ठीक तरीके से ब्लड कैरी नहीं करता टिश्यूज़ को, या टिश्यूज़ को मिलता नहीं है, टिश्यू को कोई भी वजह हो सकती है जिस वजह से आप लोग ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो आप लोग हार्ट ये समझता है कि मेरी वजह से हमारी बॉडी को जो है वो ठीक तरीके से ब्लड नहीं पहुंचता, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करता है कि ये ऑक्सीजन जो है वो ठीक तरीके से पहुंच जाए। इस तरह है हाइपरथायरॉयडिज्म आप लोग की ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर लेता है। जब मेटाबॉलिक ज़्यादा होगा तो आप लोगों का हार्ट कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा होगा। अब कुछ फैक्टर्स है, कुछ वेरिएशंस है जो कि पैथोलॉजिकल वेरिएशन है जो कि डिक्रीज करती है आप लोग के हार्ट कार्डिक आउटपुट को। उसमें है हाइपोथायरॉयडिज्म, एट्रियल फिब्रिलेशन, इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक। ये सारे के सारे आप लोग खुद पढ़ लें। कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, शॉक और हेमरेज, ये भी आप लोग खुद पढ़ लें। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग का कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है तो आप लोग उसे मैनेज कैसे करेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे। तो आप लोग 4 चीज़ों से आप लोग अपने कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो गया, किसी भी वजह से हेमरेज हो गई, तो आप लोग क्या करते हैं, उसको ड्रिप चढ़ाते हैं ताकि आप लोग का ब्लड वॉल्यूम ठीक हो जाए, और उसके पैर ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोग के जो वीनस रिटर्न है वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो जब आप लोग अपनी वीनस रिटर्न को इम्प्रूव करेंगे, कोई भी बंदा है वो बेहोश हो गया अचानक, वो किसी भी पानी ना मिलने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में वाटर की कमी आ गई है, हार्ट को ठीक तरीके से वाटर नहीं पहुंचता। तो आप लोग उसके पैर उठाए, आप लोग उसके पैर उठा ले ताकि आप लोग के नीचे बॉडी से, पैरों से सारा का सारा ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ आ जाए ताकि उसका कार्डिक आउटपुट मेंटेन हो। इसी तरह फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अब किसी बंदे का हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन ठीक तरीके से नहीं हो रही तो आप लोग कुछ ऐसे ड्रग्स दे दें ताकि उसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ठीक हो जाए, ताकि कार्डिक आउटपुट उसका मेंटेन हो जाए। इसी तरह हार्ट रेट, किसी बंदे का हार्ट रेट कम हो गया है, तो जब हार्ट रेट ही कम हो गया तो वो पुश कितना करेगा, कम करेगा। तो आप लोग उसके ऐसे ड्रग्स दें जो कि आप लोग के हार्ट रेट को ठीक करे, इंक्रीज करे, ताकि उसका कार्डिक आउटपुट ठीक हो। इसी तरह पेरिफेरल रेजिस्टेंस, अगर आप लोग के वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुए हैं किसी भी वजह से,
तो आप लोग उसे ऐसे ड्रग्स दें जो कि वेसल्स को डायलेट कर सके, ताकि आप लोग जो वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो वेसल्स में आसानी से पुश हो सके। अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगे तो आप लोग के वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा ही नहीं, तो उसका कार्डिक आउटपुट कैसे मेंटेन होगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं कुछ जो जिसकी वजह से आप लोग कार्डिक आउटपुट को मेंटेन कर सकते हैं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जब आप 1 मिनट में कार्डिक आउटपुट होता है 5 to 6 लीटर, तो वो कहाँ कहाँ पे पहुँचती है, कितने कितने ml के हिसाब से हमारी बॉडी में पहुँचती है, ये सारी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये लोग आप लोग खुद पढ़ लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये था आप लोगों का कार्डिक आउटपुट। अगर कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग मुझसे पूछ सकते